This conference will now be recorded. आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिस्कस करेंगे हम लोग, जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसजी और एजयोर फायरवॉल। तो बेसिकली आजकल जो डिमांड हो रही है वो सिक्योरिटी की हो रही है। तो ये टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। और सिक्योरिटी के अंदर भी जो सबसे क्रिटिकल हो रहा है वो क्लाउड सिक्योरिटी है। तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर जो दो चीज़ें हम लोग लेंगे आज, वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है और एक फायरवॉल को डिस्कस करेंगे। तो इसकी लैब भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। तो ये एक बुक है जो आर्ट ऑफ वॉर। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो ये बुक जो थी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। और ये आज की बुक नहीं है, ये 5000 साल पुरानी बुक है। और इसमें जो रूल्स बताए गए हैं वो लाइफ में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में। तो एक जो रूल था वो ये था कि इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट फियर फॉर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल। यानी अगर आप अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल करें और आप जानते हैं कि वो किस तरह से जो हैकर है ये वो आपके नेटवर्क पे आ सकता है, तो आप वो कितनी ही ट्राई कर लें लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जो उसी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इफ द एनिमी लीव्स द डोर ओपन यू मस्ट रश इन। तो आप भी अगर कोई डोर इसमें खुला छोड़ देंगे तो वो उसके अंदर हैकर जो है वो किसी पॉइंट दाखिल होगा, क्योंकि ये लोग जो है वो परसिस्टेंट होते हैं। तो ये ग्रुप कहलाते हैं एपीटी। और एपीटी का मतलब है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। तो ये नहीं है कि अगर आप क्लाउड पे मूव हो गए तो आप बिल्कुल सिक्योर हो गए। इसीलिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सारा डेटा आपका वहां पर है, तो जो डिमांड बढ़ रही है वो इसी टॉपिक पे बढ़ रही है। तो इसी को पहले हम लोग डिस्कस कर लें, फिर हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये एक और स्टोरी है पुरानी। और ये एक्चुअली हील का जो पॉइंट था वो ये था कि एक प्रिंस था और उस वो उनका कि इसको प्रॉब्लम होगा तो इसको किसी दरिया में डुबो दो। तो उन्होंने जब डुबोया तो उसकी टांग जो है बाहर रह गई और उसी की वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर आपने एक वीकनेस छोड़ी तो जो हैकर्स हैं या जो थ्रेट एक्टर्स हैं वो उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। तो एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा, दूसरा यहाँ कुछ अभी आज ही रिसर्च की थी तो ये एक्चुअली दिखा रहे हैं कि ये उस पे इंटरनेट के ऊपर ही कि जो एजोर के सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं वो इस रेंज में जा रहे हैं, $75 एन आवर, $65 एन आवर। दूसरे ये इस सैलरी की भी बात कर रहे हैं और ये सब अभी की बात हो रही है, जनवरी 2023, 110। तो यहाँ और ये गूगल ने कहा है कि अगर आप ये एजोर की सिक्योरिटी सीख लेंगे तो इट कैन इंक्रीज योर वैल्यू, सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इनका पॉइंट ये है कि एक हाई डिमांड है एजोर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। तो इसके लिए हम लोग एक तो अभी साइबर सिक्योरिटी कोर्स नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं और दूसरा जो है अल्टीमेटली आएगा एजोर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो ये दो कोर्स इस साल के टारगेट हैं कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एजोर जो सबसे ज़्यादा आजकल बात हो रही है वो बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि एजोर क्यों आगे जाएगा, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मार्केट में कर लिया। और इस साल का जो हॉट टॉपिक है वो एआई है। तो एआई को हम जस्ट कुछ आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन एक जो सॉफ्टवेयर इसका माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे काम कर रहा है और इसके अलावा ये है कि वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो वो उसको देखते हैं, अगर वो इस वक्त चल रहा है तो हम लोग इसमें जाएंगे। ओके, तो ये जो मेन है वो चैट जीपीटी है। तो ये अभी रिलीज हुआ और इसके ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो पॉइंट ये था कि ये किस टेक्नोलॉजी पे खड़ा हुआ है ये सॉफ्टवेयर जो है, और ये क्यों इतना पॉपुलर है। बल्कि इस सॉफ्टवेयर ने पूरी जो एकेडमिक जो आजकल की यूनिवर्सिटीज है वो हिला दी है। क्योंकि इसके अंदर हम फर्स्ट हम इससे एक सवाल पूछते हैं।
तो हमने इससे इस सवाल पूछा, इज देयर एनी डिमांड इफ आई बिकम एक्सपर्ट इन एज्योर सिक्योरिटी एंड लर्न एनएसजी एंड एज्योर फायरवॉल। तो उसने क्लियरली कहा देयर इज अ, ये इसके जवाब है। अभी हम और भी सवाल पूछते हैं। देयर इज अ डिमांड फॉर एक्सपर्ट इन एज्योर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड एज्योर फायरवॉल। तो एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो इसने भी 120,000 था। अब इससे कुछ और सवाल पूछते हैं। व्हाट आर द देखिए इसका क्या जवाब देते हैं। तो ये एक्चुअली जो है, इससे आप पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और जो सवाल पूछना है, जो आपका सीवी बनाना है, ये पूरा आपका सीवी भी बना देगा, आपका कवर लेटर भी लिख देगा, और ये सारी बता रहा है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो एज्योर में। तो ये एक्चुअली से इसमें अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आ गया एज्योर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड एज्योर फायरवॉल। तो इसने रिसर्च करके बता दिया कि ये चीजें हैं जो आपको सिक्योरिटी में सीखनी है, और ये सारी रिसर्च कर रहा है। तो ये अभी 1-2 महीने पहले आया, और इसका अभी नेक्स्ट वर्जन भी आ जाएगा। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ट एग्जांपल है। ये कहलाती है जनरेटिव एआई। तो ये खैर ये तो दिखाना था। और इसमें आप चाहें तो अकाउंट बना लें, ये फ्री है। तो अब हम आज के टॉपिक पे आ रहे थे क्योंकि ये तो एक जस्ट दिखाना था कि चीजें कहाँ जा रही हैं सो राइट नाउ। तो उसमें हम एक चीज पे काम करेंगे, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। क्योंकि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको सिक्योर करना जरूरी है। जो भी आपने नेटवर्क बनाया है तो उसको सिक्योर करना जरूरी है। तो साउंड का तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। तो अगर साउंड की इश्यू है तो वो रीबूट कर लें। तो पहला जो इश्यू है वो हम लोग लेंगे। ओके, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर भी काफ़ी आएगा। तो अगर पॉसिबल हो सके तो इसकी लैब भी कर लेंगे, क्योंकि ये एक आई थिंक की टॉपिक है उनका, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। तो पहले हम लोग एक जनरल टॉपिक को ले रहे हैं कि एक्चुअली होता ये है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, और उसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और ये हर जगह बना सकते हैं हम लोग, फायरवॉल पे बना सकते हैं उसमें। तो उसमें ये होता है कि जो पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं, फर्ज करें ये पैकेट है, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें सोर्स आईपी भी लिखा हुआ है, इसमें डेस्टिनेशन आईपी भी लिखा हुआ है, इसके अंदर सोर्स पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है, प्रोग्राम नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट और डेटा भी। तो इश्यू ये है कि अब कोई भी सॉफ्टवेयर जो इसको एग्जामिन करेगा, तो आप रूल बना सकते हैं कि कौन सी चीजें अलाउड हैं और कौन सी चीजें नॉट अलाउड हैं। तो फिर ये करेगा कि वो जो हमारी अप्लायंस है, जो हमारी फायरवॉल है या हमारा राउटर है, वो पूरा पैकेट को देखेगा, और इसके अंदर एग्जामिन करेगा कि उसमें जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं, तो आप अपनी लाइन बना दें कि किस चीज को अलाउ करना है और किस चीज को डिनाई करना है। तो वो रूल के तहत चलेगा, और जहां पर अलाउ लिखा होगा वो अलाउ कर देगा, जहां पर डिनाई लिखा होगा, लेकिन रूल तो आपको बनाना है। तो यहीं पर हमारी ये जो ग्रुप पॉलिसी आएगी सिक्योरिटी की, ये हम किसी भी सबनेट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट जो सबनेट्स हैं आपके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी एंड पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं,
और एजोर के अंदर एंड पॉइंट पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि अगर हमारा ये एक वर्चुअल नेट है वी नेट, तो हम इसमें अप्लाई कर दें, और अगर इसके अंदर एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है निक, इस पे अप्लाई कर दें। तो हमारा ये सबनेट है, सबनेट के अंदर कंप्यूटर्स है, तो कंप्यूटर की किसी भी नेटवर्क कार्ड पे आप लगा दें। तो ये तो पॉइंट है हमारा। तो वो पॉलिसी को एग्जामिन कर लेगा, और फिर अगर आपने परमिशन दी है तो परमिशन कर लेगा। तो ये एक तरह की लिस्ट होगी, एंड दैट इज योर एक्सेस का जो कंट्रोल है वो आप यहाँ ले लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि नेटवर्क रिसोर्स को सिक्योर करना एजोर के अंदर। तो ये इसीलिए हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जॉब स्किल है। तो यहाँ पर आप एक रूल्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर देंगे। तो उसकी एक लैब भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन बेसिकली पहले ये कि उसको देख लें हम लोग कि वो करेगा क्या। तो जो नेटवर्क की ट्रैफिक आ रही है, पहला जो गोल है वो ये कि जो नेटवर्क की ट्रैफिक आ रही है टुवर्ड योर रिसोर्सेज, यानी आपकी वर्चुअल मशीन, आपकी स्टोरेज, तो जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उनको ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें। तो ये काम जो नेटवर्क सिक्योरिटी का ग्रुप का है वो ये है। अच्छा, दूसरा काम ये है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें अपने रूल्स डिफाइन करेंगे, उसमें या तो अलाउ कर देंगे या डिनाई कर देंगे। अच्छा, ट्रैफिक दो तरह से आ सकती है। फर्स्ट करें यहाँ पर इनबाउंड आ रही है, तो आप इनबाउंड ट्रैफिक को एग्जामिन कर लें, और यहाँ से निकल जो रही है वो आउटबाउंड ट्रैफिक है, तो उसको देख लें। तो कहीं से भी ट्रैफिक यूं जा रही है तो वो बीच में से राउटर से गुजर रही है, तो राउटर जो है वो पैकेट को देख लेगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि आप सबनेट से भी एसोसिएट कर सकते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। तो एक्चुअली जब हम इसमें एजोर में कंप्यूटर डिफाइन करते हैं अपना, तो ये भी एक आपकी रिसोर्स है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इन्होंने हर चीज को अलग अलग किया हुआ है कि इसमें अगर आपने पब्लिक आईपी लगाई हुई तो वो एक अलग चीज है, पब्लिक आईपी। तो हमारे पास जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो इसके ऊपर हम ये ग्रुप को एसोसिएट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको पूरे सबनेट लेवल पे एसोसिएट कर सकते हैं। जो हमारा हो सकता है ये वर्चुअल नेट हो, वर्चुअल नेट के अंदर हमने सबनेट बनाए हुए। तो अब इसकी सिचुएशन इस तरह होगी कि ये पूरा आपका वर्चुअल नेट है, इसके अंदर आपके सबनेट्स हैं, और सबनेट के अंदर हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं। तो आप चाहें तो सबनेट पे लगा दें, चाहें तो इंटरफेस कार्ड। अच्छा, कुछ रूल्स जो हैं इसमें डिफॉल्ट के हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फर्ज करें एक वीनेट जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि वीनेट वीनेट से बात कर सकता है, तो वो कुछ ये जो है वो डिफॉल्ट के यहाँ डिफाइंड है कि जैसे हम अगर लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हमने कनेक्ट करना है तो हम आरडीपी के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं अपनी मशीन के जरिए। तो यहाँ कुछ रूल्स तो बने हुए होंगे, अलाउ वीनेट इनबाउंड। आखिरी आखिरी रूल हमेशा जो होगा वो डिनाई का होगा। तो अगर आप कोई रूल नहीं बनाएंगे तो वो सारी ट्रैफिक जो है वो डिनाई हो जाएगी। ये एनी पोर्ट, ये एनी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी हो सकता है, यूडीपी हो सकता है, या और भी कोई प्रोटोकॉल हो सकते हैं। सोर्स आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जो दो एक्शन है आपके पास, अलाउ करें या आप डिनाई करें। तो इनबाउंड के अलग रूल्स हैं और आउटबाउंड के अलग रूल्स हैं। तो ये जो डिफॉल्ट रूल्स हैं इनको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि फर्ज करें ये रूल है 65,000, तो हम एक और रूल बना दें 5,000 के ऊपर। अच्छा, जितना कम होगा उसकी इतनी हायर प्रायोरिटी है। तो आप जब ये 5,000 वाला रूल बनाएंगे तो वो इसको ओवरराइड कर जाएगा, जो उनके ये सारे डिफॉल्ट है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं अप्लाई हो किसी वजह से, तो फिर आप ये करेंगे कि उसके ऊपर रूल बना लेंगे जो इनको ओवरराइड कर जाए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि नंबरिंग सिस्टम है,
तो नॉर्मली आप जब नंबरिंग सिस्टम भी करें तो इस तरह करें 100 200, ये नहीं करें आप लिख दें 105 106, क्योंकि फिर आप बीच में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप अगर कोई रूल ऐड भी करना चाहें तो वो कैसे ऐड, कहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा, अब इशू ये है कि आपका सबनेट है जिसमें बहुत सारी वर्चुअल मशीन लगी हुई है और उसके अंदर हर वर्चुअल मशीन के अंदर एक नेटवर्क का कार्ड लगा हुआ है। अच्छा, उनके ऊपर ये रूल्स जो हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबनेट लेवल पे भी चेक करेगा और निक लेवल पे भी चेक करेगा। तो पहले सबनेट पे चेक कर लेगा, अगर वहीं से डिनाई हो गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा निक के ऊपर। लेकिन अगर आउटबाउंड है तो पहले निक को चेक कर लेगा, अगर निक ने डिसअलाउ कर दिया तो सबनेट में नहीं आ सकता। तो ये आप देख लें। तो इफेक्टिव रूल एक वहाँ कॉलम बना होगा, उसमें चेक कर लें कि क्यों कि क्या एक्चुअली इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होगा कि ट्रैफिक जाएगी या ट्रैफिक नहीं जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को ही देख लेते हैं हम लोग। जो है यहाँ पर डिफरेंट वर्चुअल मशीन बनी हुई है एजूर के ऊपर, और ये 4 डिफरेंट सिनेरियोज इन्होंने दिए हैं। अच्छा, पहला सिनेरियो यहाँ देख लें। पहले सिनेरियो में ये कह रहा है कि एक्चुअली जो आपकी यहाँ पर 2 सिक्योरिटी ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो सबनेट 1 जो है निक के ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर NSG1 एक ग्रुप लगा हुआ है और निक के ऊपर दूसरा ग्रुप है। तो अब इसका इफेक्टिव क्या होगा? तो इनबाउंड पे अलग वो होगा, NSG1 सबनेट रूल्स हैव प्रेसिडेंस ओवर NSG2। तो जो ट्रैफिक आ रही है उसमें पहले अगर सबनेट ने डिनाई कर दिया तो अंदर आ ही नहीं सकती, लेकिन जब ट्रैफिक बाहर जा रही है तो उसमें फिर जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसकी ज़्यादा वैल्यू। तो ये देख लें कि जो ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ क्योंकि दोनों लगी हुई हैं, इंटरफेस कार्ड पे अलग लगी हुई है और सबनेट पे लगी हुई है। तो जो ट्रैफिक आ रही है तो उसमें सबनेट पहले अप्लाई होगा फिर इंटरफेस कार्ड, लेकिन जो ट्रैफिक जा रही है आउटबाउंड उसमें पहले इंटरफेस कार्ड होगा फिर। अच्छा, दूसरे के अंदर सिर्फ सबनेट के ऊपर ही लगी हुई है। तो ये तो फिर दोनों पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कार्ड पे, इंटरफेस कार्ड पे कोई नहीं, सिर्फ एक ही दिखाया है कि ये इस पे लगी है। तो इसमें ये है कि यही जो रूल्स हैं वो दोनों को फॉलो करेंगे, सबनेट को भी और इंटरफेस कार्ड। अच्छा, यहाँ तीसरी एग्जांपल दी है कि एक्चुअली आपने इंटरफेस कार्ड पे लगा दिया है। तो यहाँ पर ये होगा कि इन जो इनबाउंड आ रही है तो वो डिफ़ॉल्ट ही रूल लगेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट के चल रहे होंगे, लेकिन अगर जो आउटबाउंड जा रही है तो उसमें ये इंटरफेस कार्ड जो है वो ऐड कर लेगा। और आखिरी के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ तो उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट ही चलेगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके ये आंसर्स दिए हुए हैं, तो इसको मैच कर लें, क्योंकि अगर आपने गलत लगा दी कोई ग्रुप से, उसका जो फिर रिएक्शन हो सकता है वो ऑपोजिट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने रूल को गलत सीक्वेंस में लिख दिया या गलत तरीके से अप्लाई कर दिया तो उसका रूल जो है वो ऑपोजिट होगा। जो जिस ट्रैफिक को रुकना चाहिए वो आ जाएगी, जिस ट्रैफिक को आना चाहिए वो रुक जाएगी। तो अभी हम इसकी लैब कर लेते हैं और इसमें देख लेंगे कि सिक्योरिटी रूल कैसे लगेंगे, क्योंकि 3-4 चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये सीक्वेंस नंबर आ रहा है कि किस रूल को कितनी प्रायोरिटी मिलेगी, जितना नंबर कम होगा उतनी ही हायर प्रायोरिटी होगी। फिर ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो कंप्यूटर से DNS की जो परमिशन हो तो वो किस तरह से हैंडल करेगी। बाकी ये है कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। अब हम इसको एक्चुअली देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट हो। तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं सारी ट्रैफिक आ जाए तो फिर कोई, जो पहला रूल है वो ये कह रहा है कि फिर कोई NSG नहीं बनाए। और दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अलावा कुछ नहीं हो तो आप सबनेट लेवल पे भी और उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर विद इन सबनेट चल रही है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो काम करेगी। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि
विद इन अ वीनेट एक वीएम दूसरे वीएम से बात करें तो उसमें तो फिर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही डिफॉल्ट रूल चलेंगे। फाइनली एक रूल प्रायोरिटी ये है कि 100 जो है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, 200 की कम है। तो हम इसको हम एजोर पे आ जाते हैं और उसके पहला काम ये करेंगे कि एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हम एक नया रिसोर्स ग्रुप अभी के लिए क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना कि जब आप एंड करें लैब तो रिसोर्स ग्रुप में जितनी भी चीजें हैं वो डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपने खाली वर्चुअल मशीन को किया तो कुछ चीजें फिर भी बच जाती हैं, जैसे हम पब्लिक आईपी और ये सब चीजें बच जाती हैं। तो हम एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ही सारी चीजें रख देंगे। तो वो जो रिसोर्स ग्रुप है उसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, सीडीडीसी सिक्योरिटी। हम create कर रहे हैं। तो ये एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम जितनी भी चीजें बना रहे होंगे सब इसी रिसोर्स ग्रुप में जाएगी। अब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, सीडीडीसी 10, और जिस रीजन में क्रिएट करें सारी चीजें फिर उसी रीजन में क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल हमने ईस्ट यूएस पिक किया, तब ईस्ट यूएस में करें। अच्छा, अवेलेबिलिटी ये है कि आप चाहें तो ये इसमें रिडंडेंसी क्रिएट कर दें, लेकिन अगर हम रिडंडेंसी नहीं क्रिएट करनी तो यहाँ रखेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि हम इसमें विंडोज की मशीन क्रिएट कर देते हैं। और इसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ नॉर्मली जो है हम उससे आरडीपी से कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको नन कर देंगे। नन इसलिए किया है कि हम लोग बाद में आगे इसको थ्रू एनएसजी के जरिए, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के जरिए परमिशन देंगे। बाकी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसकी नेटवर्किंग को भी वही रखेंगे। और कुछ भी नहीं करेंगे, हम डिसेबल कर दें इसको और इस मशीन को देखते हैं क्रिएट। ओके, 20 सेंट्स पर आवर है, तो अगर इसको हम लोगों ने खुला छोड़ा तो ये आपको चार्ज करती रहेगी। अब यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे। खैर, मशीन क्रिएट हो गई, आपकी जो सर्वर है वो यहाँ बन गया। तो ये अब डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उसके बाद फिर हम इस पर काम। अभी देखें बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट हो गया था एनएसजी। तो हम इस पे रिसोर्स में जाएंगे।
अच्छा, ये डिफॉल्ट रूल्स क्रिएट हो गए हैं सर, क्योंकि डिफॉल्ट रूल्स ये कह रहे हैं कि जो वीनेट्स हैं वो आपस में बात कर सकती हैं, लोड बैलेंसेस से भी बात कर सकते हैं, बाकी सारी ट्रैफिक जो है वो डिनाइड है। और यहाँ पर और भी रूल्स क्रिएट हो गए हैं सारे, तो ये तो क्रिएट हो गई। अब अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे इसको, और अगर हम आरडीबी से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये होगी नहीं कनेक्ट। तो हम यहाँ पर आरडीबी जो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, तो हम एक डाउनलोड करेंगे फाइल। तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि हमने शुरू में नन कर दिया था कि आरडीबी से ये कनेक्ट नहीं हो सकती, तो ये इसने डिनाई कर दिया। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, हम एक एनएसजी ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आ गया, तो ये हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर देते हैं। तो जो हमने अभी रिसोर्स ग्रुप बनाया था उसी में क्रिएट करेंगे, और कोशिश करें उसी रीजन के अंदर जिसमें हमने किया था, तो उसका नाम रख देंगे CDDC NSG। इसमें बाकी कुछ है नहीं, तो इसको क्रिएट कर, तो इसने वैलिडेशन तो पास कर दी, तो उसको क्रिएट कर। तो अब ये क्रिएट कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और ये नेटवर्क सिक्योरिटी में जो भी पॉलिसी होंगे वो आप मल्टीपल उसके अंदर जो है एसोसिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ नेटवर्क कार्ड से। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो पॉलिसीज बनी हुई है सारी। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से नेटवर्क कार्ड से इसको एसोसिएट करें, हम वो नेटवर्क इंटरफेस, क्योंकि जो मशीन अभी हम लोगों ने बनाई थी उसको देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बनाई थी CDDC 10। तो इसके अगर नेटवर्किंग में जाएंगे तो उसका कार्ड नजर आ जाएगा हम लोगों को। इसका कार्ड है CDDC 1088। तो ये कार्ड अब देखते हैं, उसको वहां से अटैच कर देते हैं उसके सिक्योरिटी ग्रुप से। तो ये अटैच्ड हो गया इसके CDDC डायरेक्टली। तो अब जो बेसिकली ये जो नेटवर्क कार्ड अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, ये उसके अंदर अटैच हो गया। तो अब हम वापस उसी मशीन पे आते हैं और कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं उसके अंदर।
तो यहाँ पर हम क्योंकि अब ये जो इससे अटैच है जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था एनएसजी, तो अब इसमें हम एक रूल ऐड कर लेते हैं इनबाउंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है एनी, और अगर हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। और कस्टम और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है, क्योंकि आरडीपी के जो पोर्ट नंबर है, तो एक तो आपको पोर्ट नंबर मालूम होने चाहिए कि आरडीपी का पोर्ट नंबर जो है वो 3389 है। और ये पोर्ट, दूसरी चीज ये मालूम होनी चाहिए कि इवन दो आप ये नंबर लिख भी देंगे तो ये किसका है, टीसीपी का या यूडीपी का, तो ये टीसीपी का है। और तीसरा काम हम ये कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम 300 रखें इसका, और इसका जो नाम रखेंगे हम, ओके, तो ये हमारा जो रूल था वो क्रिएट हो गया कि 3389 टीसीपी को आप अलाउ करें फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन, और ये इस सिक्योरिटी ग्रुप का था। अब हम आउटबाउंड भी पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन पोर्ट में आप चेंज कर देंगे फर्स्ट का आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट अलाउ कर दें उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही होंगी इसके अंदर। ठीक है, हमने कस्टम ले लिया, और डेस्टिनेशन के अंदर यहाँ पर आईसीएमपी से पिंग कर सकते हैं हम लोग, और इसके अंदर तो बाकी आउटबाउंड रूल जो है वो आप डिफाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अगर से हम दूसरा जो काम करना चाह रहे हैं वो इंटरनेट से अवेलेबिलिटी करना चाहते हैं, यहाँ सर्विस टैग लें आप, और सर इन्हें हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मशीन है उसमें से लोग जो है वो इंटरनेट पे चले जाएं। तो यहाँ पर आप बजाय ये कि आप आईपी नंबर एड्रेसेस डिफाइन करें, आप यहाँ पर अब से यहाँ से अगर हम डेस्टिनेशन देखें तो ये कह रहा है आईपी एड्रेस पे भी कर सकते हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन ग्रुप बना हुआ है जैसे वेब सर्वर्स का, डेटाबेस का, तो वो उस पर भी चल सकते हैं, लेकिन हम सर्विस टैग को डिफाइन करें, इंटरनेट कर देंगे। और पोर्ट में आप एस्ट्रिक ही लिख दें। बाकी इसका कोई भी प्रायोरिटी रख दें, फर्स्ट ग्राम रख दें 400। तो ये जो आउटबाउंड का रोल क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअली ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे किस, अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप रूल डिफाइन कर देते हैं, क्या ये मशीन इंटरनेट पे जा सकती है, क्या हम इससे आरडीपी पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो बाकी इसको ऐड। तो ये हमारी जो मशीन है वो कनेक्ट।
तो अब ये देखा कि पहले हम आरडीपी से कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक इनबाउंड रूल बनाया कि अब कोई आरडीपी से कनेक्ट होना चाह रहा है तो वो कनेक्ट हो जाए, तो ये आपकी जो ये मशीन है विंडोज सर्वर, इसके अंदर हमने ये रूल बना दिया, तो अब ये कनेक्ट हो गई मशीन जो है आपकी, सर्वर मैनेजर जो भी चीज़ थी वो आ गई। अभी एक्सप्लोरर के अंदर बहुत सारे सवाल पूछता है। तो दूसरा जो रूल हम लोगों ने बनाया था कि हम इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो वो रूल यहाँ अप्लाई है। तो दो रूल बनाए थे हम लोगों ने कि आरडीपी के जरिए हम कनेक्ट हो सकते हैं और क्या हम इस मशीन से इंटरनेट जा सकते हैं। तो हमने आउटबाउंड रूल जो बनाया था, तो उसके तहत अब ये चली गई मशीन जो है वो गूगल के ऊपर। तो ये दोनों फिर रूल्स जो हैं वो, तो साउंड का कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब यहाँ से हम इसको, इस मशीन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने पहला इशू कर दिया कि हम रूल्स बना सकते हैं और एक तरह की आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी है और आपके सबनेट की सिक्योरिटी भी है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब हम वापस आ रहे हैं इस इशू को छोड़ के फायरवॉल पे आ रहे हैं। अब वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा फायरवॉल का इशू। तो इसी तरह यहाँ पर चाहे तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो जितने वेब सर्वर्स हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में डाल दें, ताकि जब आप रूल बनाएं तो आप टैग में डिफाइन कर दें कि यू ओनली वांट द एप्लीकेशन वेब सर्वर टू कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर्स। तो वो रूल्स भी यहाँ बन सकते हैं। और उसके अंदर एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि आप ये कहेंगे कि जो वेब सर्वर्स हैं वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं दे कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, ओनली वेब सर्वर कैन कनेक्ट। तो उसके लिए हमें जो क्रिएट करना पड़ेगा वो एक ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर जाके पोर्टल पे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो क्रिएट कर। बेसिकली ये एनएसजी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन आपको एक आसानी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि आपको आईपी एड्रेस मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ एक टैग देंगे वेब सर्वर का, तो अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप कहेंगे डेटाबेस सर्वर जो है वो वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा पोर्ट पोर्ट 1443 में। तो जितने भी आपने डिफाइन किए होंगे अपने वेब सर्वर्स वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर उनका आईपी एड्रेस चेंज भी होता है तो इट डजेंट मैटर, ना आपको सबनेट की फिक्र करने की जरूरत है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर कि आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ये ग्रुप में हो गए, जब आप एसोसिएट करेंगे तो वो टैग लग जाएंगे उनके ऊपर कि वेब सर्वर से। तो विच ऑफ द सिक्योरिटी रूल डिफाइंड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर टेक द प्रेसिडेंस। तो इसमें ये है कि फर्स्ट हम नंबरिंग करेंगे, अगर 100
और 200 की, तो ये प्रेसिडेंस ले लेगा। अच्छा, दूसरा ये कि इस पे बहुत दौर है डिफॉल्ट का कौन सा है। तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग हो रही है, यानी जो आपके सबनेट में कोई भी वर्चुअल मशीन दूसरे वर्चुअल मशीन से बात करेगी तो वो फिर डिफॉल्ट में आ जाएगी। और ये भी एक सर्विस टैग है वर्चुअल नेटवर्क। अब हम आ जाते हैं फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पे, जो सेकंड टॉपिक आज का फायरवॉल का। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी ट्रैफिक इंटरनेट से आ रही है वो फायरवॉल से गुजरेगी। अच्छा, फायरवॉल का वर्ड बहुत पुराना है, क्योंकि एक ज़माने में गाड़ियों के आगे जो है वो एक इंजन में ये होता था कि अगर इंजन में आग लगे तो वो गाड़ी पे नहीं आए, तो वहां से ये वर्ड जो है ये सामने आया फायरवॉल का। तो अब एजूर के अंदर अ, अगर हम ये कहें कि कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो इट्स रॉन्ग, आपको कंफिगर करना पड़ेगा एजूर फायरवॉल। तो ये है कि आपको एक सिक्योरिटी के अंदर आपकी कंसिडरेशन है और आपको ये फायरवॉल जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। अब इसके जब हम बनाएंगे तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और बेसिकली फायरवॉल का जो इशू है वो ये कि आपका इंटरनेट है और आपका ये लैन, आपका ये वर्चुअल नेट है और लैन जो भी आप कह लें इसको, तो इनके बीच में आपकी ये फायरवॉल होगी, क्योंकि बेसिकली ये अनट्रस्टेड है और ये ट्रस्टेड है। अच्छा, जरूरी नहीं है अगर यहाँ दूसरा वीनेट आ गया तो आप फायरवॉल यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो इवन लैन हो रहे हैं, प्रॉब्लम जो हो रहा है दो तरह की ट्रैफिक, याद रखिए दो तरह की ट्रैफिक है। एक कहलाती है ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक और एक कहलाती है नॉर्थ साउथ ट्रैफिक। अच्छा, अब अगर हम वीनेट से इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ ट्रैफिक। अगर हम वीनेट टू वीनेट बात कर रहे हैं, यानी लैंड टू लैंड बात कर रहे हैं, तो ये ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस वक्त मार्केट में क्यों है साइबर सिक्योरिटी की, स्किल का क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि हमारे पास जितनी एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर है, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस साइड से। अच्छा, ज्यादातर जो मेलवेयर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक दफा वो किसी मशीन में दाखिल हो गया, वर्चुअल मशीन में, तो वो पूरे आपके जो वर्चुअल नेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो है सडनली ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है देन दिस वन नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब हम दो तरह की फायरवॉल लगा सकते हैं, हम चाहें तो एंड पॉइंट पे भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो नेटवर्क पे। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो नेटवर्क फायरवॉल की बात करेंगे, जो सारी जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं नेटवर्क पे उनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, एक और नेटवर्क कहलाता है डीएमसी। अच्छा, डीएमसी का जो है वो बेसिकली डीमिलिटराइज जोन है। अब इश्यू ये है कि जब कोई बाहर से आ रहा है तो वो आपके डीएमसी नेटवर्क में आ रहा है। अच्छा, अब तीन नेटवर्क हो गए, एक इंटरनेट हो गया, एक आपका जो ये लैन और वीनेट, यहाँ पर वीनेट कहते हैं, पार लैन कहते हैं। जितने भी आपके ये जो पब्लिक सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर, वो इस जोन में होगा। उसकी वजह ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ आप पब्लिक को एक्सेस दे रहे हैं, तो आप मिक्सअप नहीं कर सकते अपने जो इंटरनल नेटवर्क के साथ। तो एक फायरवॉल तो इन पैकेट्स को यहाँ पर रोक रही है और दूसरी फायरवॉल जो है वो ये रोक रही है कि यहाँ से ये अंदर आना चाहिए इंटरनल नेटवर्क। तो ये डीएम एग्जाम्पल दिए कि जैसे पाकिस्तान में एलओसी कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि एक तरफ एक कंट्री है, दूसरा दूसरा कंट्री, और बीच में एक जोन है जिसमें दोनों की आर्मी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये है कि डीएमसी जो है वो सेपरेट कर रहे हैं दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क। अच्छा, अब कुछ चीजें हम क्लियर कर दें, क्योंकि अभी हम जो लैब करेंगे उसमें एक आपको कुछ पोर्ट नंबर्स आए, ये कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी आने चाहिए। स्पेशली आपको डीएनएस का पोर्ट नंबर जरूर आना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए यूडीपी का, क्योंकि जब आप ये रूल्स बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप यूडीपी का पोर्ट नंबर को डिनाई कर रहे हैं या टीसीपी के, और अगर डिनाई कर रहे हैं तो कौन से पोर्ट नंबर को डिनाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एजोर की फायरवॉल पिक्चर में आ जाती है। उसके बाद अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे उसको। तो ये स्टेटफुल है। अच्छा, स्टेटफुल का मतलब ये है कि ये पैकेट को पूरी तरह देखेगा, और नॉट ओनली देखेगा बल्कि कॉन्टेक्स्ट में देखेगा कि जो पैकेट गया है बाहर, क्या वही पैकेट वापस आया। जैसे होता नहीं, किसी आप कॉन्सर्ट किसी जगह जाते हैं इवेंट में, तो वो आपके ठप्पा लगा देता है कि हाँ अब आप, वो स्टैम्प लगा देता है कि आप बाहर जाएंगे फिर वापस आएंगे तो वो स्टैम्प देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी यहाँ पर फायदा ये फायरवॉल का, क्योंकि अब ये हम सर्वरलेस फायरवॉल लगा रहे हैं, क्योंकि हम कोई सर्वर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम एक फायरवॉल बना देंगे। हम एक सॉफ्टवेयर की फायरवॉल यूज कर रहे हैं, और बाकी जो सर्वर है वो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी इशू ये है कि ये स्केलेबल है। तो अगर एक फायरवॉल खराब हो गई, फिर यहाँ जो ऑन प्रेमिस जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अगर आपने हार्डवेयर की फायरवॉल ली और कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप गए। यहाँ तो ये कि, और उसमें ये होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आपकी फायरवॉल जाए और वो उसी 10 मिनट में 15 मिनट में आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि हम अवेलेबिलिटी जोन कर सकते हैं, एक ही रीजन में 3 जगहों पे फायरवॉल इंस्टॉल हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपका। अच्छा, दूसरा ये है कि हम क्रिएट करेंगे, अपनी पॉलिसी को इन्फोर्स करेंगे, और जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर, असल जो चीज साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो लॉग फाइल्स है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप जाके रन करें और आपको एंटीवायरस वो वायरस मिल जाए या मैलवेयर मिल जाए। एक्चुअली आपको लॉग फाइल देखनी पड़ती है फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी लॉग फाइल देख के फिर आपको अंदाजा होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। तो एक जो एबिलिटी होती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, इंजीनियर की, वो लॉग फाइल्स को अंडरस्टैंड करने की। तो यहाँ पर ये है कि ये लॉग फाइल बनाएगा, और जो भी आपका एनालाइजर हो लॉग फाइल का, उसको ये पास ऑन कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रेट इंटेलिजेंस को। उसको भी हम दिखाएंगे कि थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह चलती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी वेबसाइट को रोकना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी एजोर के ऊपर उन्होंने वर्चुअल डेस्कटॉप कर दिए हैं, तो थोड़े दिनों में ये होगा कि आप जो विंडोज 10 चलाएंगे वो एजोर से ही डाउनलोड हो रही होंगी। तो अगर कोई यूजर है उसने, क्योंकि विंडोज 10 आपकी एक्चुअली एजोर पे ही होगी, तो अगर आप घर से काम करेंगे तो भी आपका डेस्कटॉप वहीं से आएगा, बाहर काम करेंगे तो वो भी डेस्कटॉप यहीं से आएगा। तो अगर किसी ने किसी वेबसाइट, गलत वेबसाइट पे चला गया और वहां से उसने मेलवेयर डाउनलोड कर लिया, और क्योंकि अगर उसने मेलवेयर डाउनलोड कर लिया तो वो जो मशीन है वो बॉट बन जाएगी। और बॉट की एक खास खसूसियत ये होती है कि उसको अकेले नहीं रहना होता, वो पूरे नेटवर्क को बॉट नेट बनाएगा। अच्छा, उसके बाद भी वो खामोश नहीं रहेगा, उसके बाद वो कोशिश करेगा कि फाइंड करेगा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है, और फिर उसको चोरी भी कर सकता है, इनक्रिप्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर लेगा। तो ये यहाँ पर ये इसको हम लोग कहेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और आगे जाके हम लोग एक एजूर मॉनिटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल की दुनिया में लॉगिंग है, और लॉगिंग के बाद जब एक दफा डेटा आ जाएगा तो उसको एनालाइज करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स जो आती हैं वो जो डेटा को एनालाइज करते हैं। और फिर हम आगे क्लासों में वीपीएन को भी स्टडी करेंगे और एक्सप्रेस राउट को भी। अभी तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपकी क्योंकि एक पॉइंट पे आपको, आप जो क्रिएट करेंगे वो हाइब्रिड क्रिएट कर रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि आपका अपना लैन है और आप उसको कनेक्ट करेंगे थ्रू एजूर फायरवॉल। अभी हमने इसको भी नहीं स्टडी किया और उसको भी नहीं स्टडी किया, तो हम सिर्फ एजूर फायरवॉल, और फिर हम एक स्पेशल एरिया से गुजारेंगे जिसमें आपका मॉनिटर लगा होगा जो सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है और रिपोर्ट। और फिर हमारे जो स्पोक हैं, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टोरेज हो या वर्चुअल मशीन, उससे कनेक्ट हो जाएंगे सर। तो ये एक स्ट्रक्चर है ऑन प्रेमिस, ये इससे कनेक्ट होगा, इसको एक टनल से गुजारेंगे और वहां पर मॉनिटर लगाओ जो सारा एक्चुअली आपको रिपोर्ट दे रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, और फिर वो कनेक्ट होगा आपके वर्चुअल मशीन से या स्टोरेज जो भी रिसोर्स है आपके से कनेक्ट। अच्छा, यहाँ 3 रूल्स हम लोग बनाएंगे।
पहला रूल जो है वो नेट का है, तो अभी नेट को भी देख लेते हैं और फिर हम नेटवर्क रूल्स बनाएंगे और फिर हम एप्लीकेशन रूल्स बनाएंगे। तो जब आप फायरवॉल होगा ये कि हम लोग क्रिएट करेंगे एक फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे फायरवॉल पॉलिसी। ऑन पॉलिसी के अंदर हमारे पास एक नेट रूल होगा, अभी नेट को देख लेते हैं, और एक नेटवर्क का रूल होगा और एक एप्लीकेशन का रूल। तो पहले नेट को स्टडी कर लेते हैं, जस्ट रिवीजन है जिन लोगों को नहीं आता कि एक्चुअली दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो हर डिवाइस चाहे आपके घर में जो भी चीज चल रही है उसमें उसका एक प्राइवेट एड्रेस होगा और एक पब्लिक एड्रेस होगा। तो अगर हम इसका प्राइवेट एड्रेस देखें तो हमें नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमें प्राइवेट एड्रेस दिखा देगा। तो ये 10 जो भी चीज 10 से शुरू हो रही है या 172 से शुरू हो रही है, अगर कोई चीज 10 से शुरू हो रही है यहाँ पर या 172 से शुरू हो रही है 192 से, तो वो प्राइवेट है। तो ये जो अभी हमने एड्रेस देखा वो प्राइवेट था, तो ये इसका प्राइवेट एड्रेस है। लेकिन अगर हम इंटरनेट पे जाएं और हम गूगल पे जाएं, अगर हम और हम इससे पूछें कि व्हाट्स माय आईपी, तो बेसिकली ये बताएगा कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो ये है 45। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पीसी के दो एड्रेसेस हैं, क्योंकि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो हमारा जो डिवाइस होगी राउटर होगा। तो बेसिकली अगर हम अपने तो हमारा जो राउटर है एक्चुअली, और ये हमारा पीसी है, तो यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी है इसका। लेकिन जब ये इंटरनेट पे जा रहा है तो इसका जो आईपी है वो पब्लिक आईपी है। तो राउटर विल एक्ट एज अ नेट, और नेट कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ये होगा कि अगर फर्ज करें हमारा ये पैकेट है और यहाँ पर आपने एक एड्रेस दिया हुआ है 10.0.02, और ये आपका सोर्स आईपी है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू अ पब्लिक आईपी। तो ये काम राउटर कर रहा है, तो राउटर का काम ऐसा है नेट का ट्रांसलेशन कर रहा है आपके लिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीसीएनए का क्या काम है। तो जो सिस्को की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर रहा है। तो ये नहीं है कि अगर हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके हट रहे हैं, एक्चुअली वही सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। और जो लोग उन चीज़ों में स्ट्रांग होंगे जैसे सीसीएनए के अंदर, तो उनके ये जो कॉन्सेप्ट है नेट के अंदर वो यूज होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि नेट क्या है, वो तो डायरेक्ट कहेगा नेट का रूल अप्लाई करें। तो नेट जो है उसका काम ये है कि क्योंकि पब्लिक आईपी इतने है नहीं, तो फिर वो ये है कि इवन माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं दे सकता आपको बहुत सारे पब्लिक आईपी। तो ये जो ये करता है कि आपके जो जितने भी राउटर या कोई भी डिवाइस होगी तो वो ट्रांसलेट कर जाएगी। अच्छा, अभी एजोर पे कोई इस तरह का राउटर बैकग्राउंड में चल रहा है और वो यही काम कर रहा है कि वो आपके जो प्राइवेट को पब्लिक और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करे। तो वो बेसिकली काम कर रहा है स्टैटिक। तो अभी हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वापस आएगा और हम यही काम करेंगे स्टैटिक नेट, जहां हम एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे
और उसको रिलेट करेंगे एक पब्लिक आईपी से। तो ये तो कुछ रिवीजन था जो आना चाहिए। तो जब पैकेट फायरवॉल पे अराइव होगा, तो फायरवॉल बेसिकली एक सर्वरलेस है, क्योंकि कोई सर्वर तो है नहीं, लेकिन हम फायरवॉल की एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं। तो वो पहला जो रूल लगाएगा वो नेटवर्क का रूल लगाएगा, फिर एप्लीकेशन का, और उसके बाद नेट का। तो ये 3 रूल्स हैं जो आपको जब भी फायरवॉल पॉलिसी बनाएंगे यू हैव टू अप्लाई। अब हमें नेटवर्क रूल डिफाइन करना पड़ेगा, वो अभी हम डिफाइन करेंगे। एप्लीकेशन रूल डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो नेट का रूल डिफाइन करेगा। और कहीं भी उसका मैच हो गया तो पैकेट निकल जाएगा। तो वो कोशिश कर रहा है कोई ना कोई तरीका निकल आए, कोई ना कोई रूल ऐसा हो जो इसको जाने दे पैकेट को। तो जैसे ही उसको रूल मिलेगा, बस वो उसके बाद नहीं देखेगा, कोई लाइन नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, बस वो इन 2 रूल्स को देखेगा, और उसके बाद फिर वो नेट के रूल अप्लाई करते हैं। तो नेट का तो रूल ये है कि वो किसी जो जितने भी मशीन है वो प्राइवेट है, तो वो उनको रिलेट करेगा नेट से। तो ये हम एक्चुअली बस ये इसको याद रखें कि ये 3 रूल्स जो हैं हम फायरवॉल बनाएंगे, फिर हम उसकी आई थिंक जो है पॉलिसी डिफाइन करेंगे, और उसके अंदर हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे जो नेटवर्क का और एप्लीकेशन का। और ये फायरवॉल का काम ये है कि इनके ऊपर जाना, पहले नेटवर्क को चेक करेगा, एप्लीकेशन चेक करेगा, अगर ये इसमें से कोई भी रूल्स को मैच कर गया तो वो फिर नेट को अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर हमें सब कुछ फायदे मिल रहे हैं कि ये रिलायबल भी है। अगर एक फायरवॉल डाउन हो गई तो अ, वो डिफरेंट सी एक रीजन, अगर हम देखें एक रीजन के अंदर, ये रीजन है, उसमें बहुत सारे जोन्स हैं। तो अगर यहाँ फायरवॉल है और आपने अवेलेबिलिटी जोन यहाँ भी रखी हुई है, और किसी वजह से ये डाउन होती है, तो ये फिर उसको हैंडल करेगी। और यहाँ ये फायदा होता है, और सबसे बड़ा फायदा क्लाउड का ये स्केलिंग, ये कहलाती है स्केलेबिलिटी, कि अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि फर्स्ट हमने कहा कि हमें ये चेक करना है, तो ये यूआरएल को चेक कर लेगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसको भी चेक करें, तो स्टैंडर्ड में ये चेक करेगा। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि भाई इस तरह पूरा ये चेक करो, सारे इसके जो इवन जो सब डोमेन है, तो वो भी चेक कर लेगा। अच्छा, फिर अभी हम थ्रेट इंटेलिजेंस, उसमें ये है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेली जो है डेली वेबसाइट ऐसी क्रिएट हो रही है जो लगती असली है लेकिन होती नहीं है। तो आपके पास एक फीड आनी चाहिए जिससे वो सारी वेबसाइट पर चले। दूसरी ये है कि आईपी एड्रेसेस जो हैं कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि यूजर को पता नहीं होता, तो सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है कि फायरवॉल जो है वो चेक कर ले कि वो गलत सही वेबसाइट पे जा रहे हैं, और अगर सही वेबसाइट पे जा रहा है तो क्या वो जो आईपी एड्रेस है वो उसी से रिलेटेड है या नहीं है रिलेटेड। तो ये यहाँ पर अब चीजें जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी फीड है, तो हम इसको देख लेंगे फीड को। अच्छा, सबसे पहले अभी हम यहाँ डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसलिए हम एक चीज क्लियर कर देंगे। उसमें हम डीएनएस के एजोर जो डीएनएस सर्वर करता है वो भी लिख दें, या आप कोई और डीएनएस सर्वर आपको पसंद है वो भी लिख दें। तो एक साइट है जिस ये परफॉर्मेंस की कि आप अगर चाहें तो इनमें से कोई भी डीएनएस यूज कर सकते हैं। तो ये साइट आपको ये बताएगी कि कौन सा डीएनएस सही काम कर रहा है। तो ये हमें बता रही है कि कौन सा डीएनएस कितनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन ला के देगा। तो ये सारे जो है वो दुनिया में डिफरेंट डीएनएस जो है वो चल रहे हैं, और कौन से बेकार डीएनएस हैं, कौन से अच्छे डीएनएस हैं, वो सारी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर सामने।
खैर ये तो एक साइट है जस्ट आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो टॉप पे अगर देखें तो सबसे जो टॉप पे है, अगर आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है और सिक्योर रखनी है तो सबसे टॉप पे जो नजर आएगा आपको वो क्लाउडफ्लेयर नजर आएगा। अच्छा, ऑन टॉप हम ये कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास बहुत सारी फायरवॉल डिफरेंट लगी हुई हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हम एक फायरवॉल मैनेजर। अच्छा, ये यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो सिर्फ फायरवॉल तक महसूस है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि अब एजूर जो है प्रोवाइड कर रहा है एक फायरवॉल मैनेजर। अगर आपके पास बहुत सारी फायरवॉल में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में तो वो उसको मैनेज करने के लिए आपको चाहिए फायरवॉल मैनेजर। क्योंकि यहाँ जो आपको फायरवॉल प्रोवाइड अभी जो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें दो ऑप्शन होंगे आपके पास। आप चाहें तो स्टैंडर्ड ले लें, और प्रीमियम के अंदर आपको ये जो थ्रेट इंटेलिजेंस है ये मिलेगी आपको। बाकी नेट वेट तो दोनों में अप्लाई होंगे। तो फायरवॉल काम है अलाउ करना या उसको डिनाई करनी, और ये आपका फायरवॉल का है। इसको अलग ही सबनेट में अगर कर दे तो अच्छा है। और ये डिफरेंट काम कर रहे हैं, इनको देख लेते हैं। ये यूआरएल की फिल्टरिंग भी कर रहे हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन को भी देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो फीचर्स हैं ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ आपको फायदा है कि अगर आप एजूर को ट्राई करें तो यहाँ पर आपके पास ये आसानी है कि आप इसका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और अपने सीवी में भी लिख सकते हैं कि आप फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को मैनेज कर रहे हैं। वरना ये कि आप कहाँ खरीदेंगे, कोई हार्डवेयर डिवाइस, महंगी डिवाइस होती है। तो ये डिफरेंट है। टीएलएस का मतलब ये है कि क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्टेड आएगी, तो ये उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है और दोबारा इनक्रिप्ट कर, सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए डिक्रिप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो इसके अंदर ये है कि उसके पास बहुत सारी सिग्नेचर्स हैं, बहुत सारे ट्रेंड उसके पैटर्न्स हैं, और वो देख सकता है कि कहीं इस टाइप का अटैक तो नहीं हो रहा। क्योंकि बेसिकली आप फिर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अगर इस तरह के पैकेट्स बहुत सारे आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये सर्टेन टाइप का अटैक है, तो वो उसको रिपोर्ट भी कर देगा। फिर आप अपनी लॉग फाइल में देख लें। दूसरा ये है कि यूआरएल को फिल्टर करना, कि आप चाहें तो उसको खाली इसको देखें या पूरा डिटेल से देखें। फिर वेब कैटेगरी में कर सकते हैं, आप कहते हैं कि वीडियो साइट सारी ब्लॉक कर दो, गेमिंग साइट सारी ब्लॉक कर दो, तो वो सारी हो सकती है। और ये देख लें कि कितने रूल्स अप्लाई करेगा, 58,000 रूल, 50 कैटेगरीज, और हर रोज जो है वो 20 से 40 रूल्स जो है लग रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं होगा। तो स्टैंडर्ड में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होगा उसमें पैकेट को इंस्पेक्ट भी किया जाएगा। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड में तो वो डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है आपको, लेकिन प्रीमियम में वो बीच में खुद एक्ट कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो वेब सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बस डिफरेंस है, लेकिन हम इसको डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है कि ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम इसकी लैब कर लेते हैं। तो एक साइट है, जस्ट हम दिखा देते हैं कि जो थ्रेट इंटेलिजेंस साइट है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितना यूआरएल स्कैन। ये भी एक थ्रेट इंटेलिजेंस की है, जिससे आप कनेक्ट होके डिसाइड कर सकते हैं कि यूजर को जाना है नहीं जाना। अच्छा, ये सारे इसने ट्रैक किए हुए हैं कि कौन से यूआरएल को स्कैन किया, लेकिन अगर हम इसकी लाइव साइट पे जाएं तो ये देखें लाइव स्कैन कर रहा है सारे पेजेस और देख रहा है कि कौन से प्रॉब्लमेटिक हैं कौन से नहीं। तो ये लाइव स्कैन जो है वो सारी एवरी साइट, चाहे हमारी साइट हो किसी की साइट हो,
और फिर आप सर्च कर सकते हैं कि वो जो URL है सही है ही नहीं। और फिर ये जहाँ ये लिखा हुआ API, इसका मतलब है कि आप इससे सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे, और इससे पहले कि यूजर उस साइट पे जाए, पहले इस साइट की लिस्ट को चेक कर लेगा कि वो साइट सही है या नहीं। ये IP भी चेक करता है, डोमेन भी, फाइल नेम, हैशेस। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की अब ये कहलाती है थ्रेड फीड्स। तो इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे और ये हर कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को की, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम एजोर पे आ जाते हैं ताकि हम फायरवॉल को क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ सबनेट्स क्रिएट करेंगे और एक वर्चुअल नेटवर्क जो है हम क्रिएट कर लेंगे। तो एक नेटवर्क पहले क्रिएट करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। तो यहाँ पर हम एक VNet क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे इसको। और अभी जो रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने लिया है CDDC, ये CDDC सिक्योरिटी को यूज कर लेंगे और इसका नाम कुछ भी रख दें, CDDC। और रीजन वही रखेंगे। तो इसके हम बेसिकली सबनेट्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि तो हम तो हमारी जो स्पेस है तो नजर आ रही है वो ये है। तो इसको वैसे तो हम इसको डंप कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को यूज करें, अभी 10.3 को यूज करते हैं। तो इसमें ये कहा है कि आपकी जो स्पेस है वो ये है, तो हम यहाँ पर सबनेट क्रिएट कर लेंगे। तो पहले हम अब जो हमारे वर्कलोड है उसका क्रिएट कर, CDDC वर्कलोड, और उसको हम ले लेते हैं 10 डॉट, क्योंकि ये हमारी मेन स्पेस तो 10.3 है, तो हम इसको ले लेते हैं 10.3.1.0। अच्छा, 24 इसलिए लिया कि स्पेस 10.3.16 थी, यहाँ पर हम ले रहे हैं 24, तो ये हम पहला सबनेट जो है वो ऐड कर देंगे। हम एक और भी सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्रिएट किया है ये CDDC वर्कलोड है। वर्कलोड का मतलब है कि जो क्लाइंट्स हैं उनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम 10.3 में लेंगे, लेकिन अब हम 2 की भी क्रिएट कर सकते हैं, 24। तो हमारा मेन स्पेस 10.3 था, तो हमने एक जो सबनेट क्रिएट किया 3.1 का, दूसरा 3.2 का क्रिएट किया। हमारे दो ऐसे सबनेट क्रिएट हुए। अब इसको हम तो ये क्रिएट हो गया। तो पहला जो हम लोगों ने क्रिएट किया है कि वो एक वर्चुअल नेट क्रिएट किया है। तो ये वाइल डिप्लॉयमेंट जो है प्रोग्रेस में हो रही है, इसको क्लियर कर। तो ये जो हम एक्चुअली हम ये क्रिएट कर रहे हैं, हमने ये अभी जो क्रिएट किया है एक VNet क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने एक वर्कलोड सबनेट क्रिएट किया है,
और हमने एक DMZ सबनेट क्रिएट किया। अब हम चाहेंगे कि ये फायरवॉल क्रिएट कर। तो पहले हम एक VM क्रिएट कर देते हैं, अपना वर्कलोड क्रिएट करते हैं। हम होम में जाएंगे और हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले हमने CDDC 10 क्रिएट किया था, अब हम CDDC 20 क्रिएट करेंगे। हम उसके अंदर लेंगे रिसोर्स ग्रुप में, ताकि वो उसी के अंदर रहे, और इसका नाम रख देंगे CDDC 20। ईच में ही लेंगे और तो इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड है, सर्वर 2016 है और इसका यूजर नेम बना। अच्छा, जिसमें प्रीमियम ले लें या जो भी लेना आपको, स्टैंडर्ड ले लें या प्रीमियम ले लें, क्योंकि डिलीट तो होना ही है इसको। नेटवर्किंग में हम इसको, जो नेटवर्क अभी हमने क्रिएट किया है, हम वर्कलोड में रख देंगे। ठीक है, अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, वर्कलोड है, क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि वो फायरवॉल जो है इसके ऊपर काम करेगी नहीं करेगी। अभी तक जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो दिखा देते हैं while ये प्रोग्रेस चल रही है इसकी। तो हमने बेसिकली जो है वो ये किया है, एक VNet बनाया, उसके अंदर एक वर्कलोड सबनेट बनाया था, उसके अंदर हमने ये वाली VM जो है वो क्रिएट कर दी। तो बेसिकली अभी ये क्या है, तो ये अब डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये मशीन जो है क्रिएट हो जाएगी। वाइल ये मशीन क्रिएट हो रही है, हम जाके फायरवॉल को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम अब फायरवॉल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये फायरवॉल्स का है। तो अगर आपको फायरवॉल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यही फायरवॉल है जिसको हम क्रिएट कर देंगे, और ये सारे आपके पैकेट देखेगी और एग्जामिन करेगी सारे। तो यहाँ क्रिएट करेंगे हम फायरवॉल। तो हमारा जो रिसोर्स ग्रुप था वो तो ये था, CDDC सिक्योरिटी। तो उसका नाम रख लेते हैं CDDC फायरवॉल 20। और इसको हम उसी रीजन में रखते हैं जहां हमने क्रिएट की। अवेलेबिलिटी तो नन है इसका, वही। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फायरवॉल क्रिएट करते हैं।
ओके, तो यहाँ कह रहा है कि फायरवॉल पॉलिसी से मैनेज करेंगे, तो फायरवॉल पॉलिसी जो है वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि न्यू फायरवॉल पॉलिसी। ठीक है, हमने वो भी क्रिएट कर दी। अब हम जो अभी हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क था वो ये था। तो अब ये रिक्वायर कर रहा है कि आपने एक्चुअली सबनेट ये क्रिएट करना था, एजोर फायरवॉल सबनेट। तो हम जाके एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट लगा रहा है कि वो आपके नाम जो होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको अभी ड्रॉप करें, और जो वर्चुअल नेटवर्क था उसके अंदर जाके तो एक सबनेट को ऐड कर देते हैं हम लोग। कह रहा है इस तरह का कोई क्रिएट करें। चाहे तो उसको अलग उसमें रख लें। ठीक है, क्रिएट हो गया। तो फिर क्रिएट कर देते हैं फायरवॉल उसमें कोई। तो एक चीज और रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ तक तो वो उसे क्रिएट कर दिया वर्चुअल नेटवर्क। जो फायरवॉल होगी उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, और वो स्टैटिक चाहिए। तो इसलिए ये कह रहा है कि पब्लिक आईपी जो है वो पिक कर लें आप इसके अंदर से। तो हम एक नया पब्लिक आईपी ले सकते हैं। तो दो तरह के आईपी थे, प्राइवेट पब्लिक। तो पब्लिक जो है वो राउटेबल है, तो पब्लिक को हम ले लेंगे। तो ये क्रिएट कर दिया। अच्छा, टनलिंग का जहाँ तक मसला आता है वो ये है कि अगर इसको इनेबल कर देंगे तो वो, जब हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी अभी पावर पॉइंट, वो स्पेशल जोन से निकालेगा सारी ट्रैफिक को, जहां पर वो मॉनिटर कर सकता है और लॉक कर सकता है।
वो एक्चुअली फायरवॉल पॉलिसी जो थी वो प्रीवियसली क्रिएटेड थी, तो हमें एक नई फायरवॉल पॉलिसी जो है वो क्रिएट, तो इसको हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसकी पॉलिसी बनाएंगे और नेक्स्ट जो है हम लोग वीपीएन गेटवे पे आएंगे, और क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी वो गलत पिक कर ली थी तो वो पॉलिसी को सही करना है, और नेक्स्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग जो है फिर वो साइट टू साइट कनेक्टिविटी करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर इसमें आईपी एड्रेस हमने खुद देना है या एज़ोर खुद ही उठा लेगा आईपी एड्रेस? नहीं, हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एज्योर का पब्लिक आईपी खुद बना देगा वो, जो हमें नहीं देना उसको। एक्चुअली एज्योर जो है अपना पब्लिक आईपी पिक करेगा, और यहाँ पर भी फायरवॉल का एक जो हम लोगों ने डिफाइन किया था उसका सबनेट, उसमें से खुद पिक करेगा वो, क्योंकि अभी भी इसका आधे घंटे का भी प्रोसेस बाकी है अभी, जिसको हमें अभी डिफाइन करना है इसको प्रोसेस को। मतलब हमने सिर्फ सबनेट इसका वो करना है, बाकी आईपी खुद ही देख लेगा। नहीं, अभी तो उसी रेंज में से उठा लेगा आईपी। वो कह रहा है कि एक्चुअली फायरवॉल को अपने इट्स ओन सबनेट में होना चाहिए, तो वहीं से एक आईपी उठाएगा। ओके ओके। असल में पहले से कोई फायरवॉल पॉलिसी बनी थी, वो आ गई तो उसके फेल हो गया, क्योंकि हमें नई क्रिएट करनी थी फायरवॉल पॉलिसी। तो इसको यहाँ तक आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें एक्चुअली अभी भी दो तीन चीजें करनी है। नंबर वन जो हमें करना है वो ये कि तीनों पॉलिसियाँ, नेट पॉलिसी, एप्लीकेशन पॉलिसी और नेटवर्क रूल्स जो हैं वो सारे डिफाइन करने हैं, और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे उस मशीन को कि वेदर वो पॉलिसीज जो हैं वो अप्लाई होंगी, और फिर साइड टू साइड कनेक्ट। क्यों अभी भी दो तीन लेक्चर्स हैं जो आई थिंक इस कोर्स का वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें वर्चुअल वैन भी है और वीपीएन भी है, तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक हम पहुंच गए कि फायरवॉल क्रिएट करेंगे और उसके बाद पॉलिसी डिफाइन करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम लोग। और कोई क्वेश्चन? तो आज का फायरवॉल इतना इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम दे रहे हैं एजी 104 का, तो फायरवॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना एनएसजी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से होंगे। फायरवॉल पे इतने नहीं होंगे, लेकिन ये कि एक्चुअली हम लोग ये चाह रहे थे कि फायरवॉल को भी कवर कर लें, वरना हम लोग क्विकली मूव कर जाते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आपको फायरवॉल समझ में आ जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियरली समझ लें, इसकी पॉलिसी, इसके फायरवॉल्स, और टेस्ट करके देख लें। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग फिर कंक्लूड कर देंगे।